हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैशटैग मॉडिफायर्स में। तो पिछले क्लास में हम टोकन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी को आगे बढ़ते हुए टोकन्स के अगले पार्ट पंक्चुएटर्स को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं कि पंक्चुएटर्स के बारे में लिखा गया है कि ऑल्सो नोन एज सेपरेटर्स। इसका मतलब ये सेपरेटर की तरह इसे सेपरेटर की तरह जानते हैं। तो इसका पहला पार्ट है पंक्चुएटर्स का ब्रैकेट। तो ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट द सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल अरे स्क्रिप्ट। इसका यूज हम एरे में करते हैं। एरे को लिखने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि आई एक एरे का पार्ट है और एक पार्ट जे है, और दोनों को लिखने के लिए हमने ब्रैकेट का यूज किया है। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो अरे होता है। जैसे यहाँ 10 दे देते हैं तो ये आई का वैल्यू हम यहाँ 10 असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आगे प्रोग्राम में तो इसको देखेंगे ही, बस ये हल्का समझ लीजिए कि जो ब्रैकेट का यूज होता है वो हमारा एरे लिखने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं पैरेंथेसिस। इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको शायद नहीं दिख रहा हो क्या लिखा गया अच्छे से। तो पैरेंथेसिस का यूज हम करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंडिकेट फंक्शन पैरामीटर्स। इसका भी यूज हम किसी भी फंक्शंस को ओपन और क्लोज करने के लिए करते हैं। पैरेंथेसिस आल्सो ग्रुप एक्सप्रेशन एंड आइसोलेट कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये जो लाइन देख रहे हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, और देखिए इफ़ ए इज लेस देन बी, इसका मतलब है कि ए अगर बी से छोटा है तो इसके अंदर जो भी कंडीशन दिया जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। और अगर ए बी से नहीं छोटा रहता है तो प्रोग्राम को या तो सीधे बाहर निकल जाएगा प्रोग्राम से, या इसके लिए जो कंडीशन दिया गया उसको ट्रू करेगा। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर जो एक कंडीशन लिखा जाता है वो हमें बताता है ये ट्रू है या फॉल्स है। फिर देखते हैं ब्रेसेस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड कंटेनिंग मोर देन वन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इसका यूज देखिए जब हम अपने प्रोग्राम में हेडर का यूज कर लेते हैं, पूरा हेडर लिखा हो जाता है, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और आखिर में क्लोज करते हैं। और जब मेरे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, जैसे कि इफ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड एग्जांपल में, जैसे इफ़ यहाँ एक कंडीशन है तो इसके अगर ये ट्रू होता है तो जो भी आउटपुट रहेगा हमारा वो दिखा देगा, नहीं तो फिर एक कंडीशन लेते हैं इसे लगा के एल्स में, फिर इस कंडीशन को देते हैं। तो इस जगह पर हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। फिर देखते हैं कोमा एज ए सेपरेटर यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कोमा ए कोमा बी कोमा सम। तो ए बी से अलग होता है, बी को फिर सी से सम से अलग कर रहे हैं, और इस तरह से कोमा का यूज हम एज ए सेपरेटर करते हैं। फिर सेमी कॉलन। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन के जाते हैं तो पहले लाइन को ख़त्म करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जहाँ हम सेमी कॉलन यूज कर लेते हैं इसका मतलब हो कि वो लाइन हमारा ख़त्म हो गया। तो इसका डेफिनेशन भी यही दिया गया है, इट यूज एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर मतलब वहाँ से ख़त्म होता है, टर्मिनेटर के जैसा यूज़ किया जाता है। एवरी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जैसे कि ये ए इक्वल टू 10, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, इज टर्मिनेटेड बाई अ सेमी कॉलन। इस दोनों लाइन को डिफर करने वाला ये सेमी कॉलन है। ये एक अलग लाइन होगा, ये एक अलग लाइन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉलन देखिए यहाँ पर हम यूज किए हैं कॉलन का ये देखिए यहाँ पे हम कॉलन का यूज किए हैं कि हमारा केस 1 है। ये हमारा स्विच स्टेटमेंट में आता है। हम इसे स्विच स्टेटमेंट में पढ़ेंगे कि इट इंडिकेट्स अ लेबल स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है इसको हम स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन ये याद रखिए कॉलन का यूज हम एज स्विच स्टेटमेंट में केस की कंडीशन में करते हैं। फिर देखते हैं हमारा एस्टेरिस्क। इसका यूज एज अ पॉइंटर भी करते हैं, और एज अ मैथमेटिकल टर्म में आए तो इसका यूज हम मल्टीप्लिकेशन के तौर पे भी करते हैं। अगर यहाँ हम देखते हैं जैसे कि यहाँ दिया गया है ए इक्वल टू 10 और ये सिंबल दे देते हैं हम, और बी इक्वल टू 20, तो इसका हमारा आउटपुट आ जाएगा 200। इसका मतलब हुआ कि हम इसको एज अ मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं। इस टर्म का यूज हम एस्टेरिस्क का यूज एज अ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर आगे देखते हैं इलिप्सिस। अगर हम जब कोई प्रोग्राम लिख रहे हों और इसमें ये टर्म ये सिंबल यूज कर देते हैं, जब हम लोगों को कुछ डिफाइन करना था, जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके बगल में हमको डिफाइन करना है कि ये लाइन
का मतलब होता है कि इसमें जैसे कि ये डजन टेक मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो हम उस प्रोग्राम के बगल में जैसे कि ए इक्वल टू कुछ भी जैसे 10 दे दिया, इसके बगल में ये लाइन लिख देते हैं, इसका मतलब 2 आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा ये नहीं लेगा और इसको प्रोग्राम रीड नहीं करता है। ये देने के बाद इस सिंबल के बाद जो भी लिखा रहता है उसको प्रोग्राम रीड नहीं करता है। देखिए, इलिप्सेस इन C++ अलाउ द फंक्शन टू एक्सेप्ट एन इनडिटरमाइंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लिस्ट। Ellipses tell the compiler to not check the type and number of parameters। इसके बाद जो भी पैरामीटर या जो भी कंडीशन दिया गया उसको चेक नहीं किया जाए, ऐसा प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन किए रहते हैं इस चीज़ को। इसके बाद हम देखते हैं इक्वल टू साइन, जैसे कि इट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल इंटीलाइजेशन एंड एस एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन। जिस आप एग्जांपल दे सकते हैं ए इक्वल टू 5, तो इसको हम बोलते हैं ए असाइन द वैल्यू 5। इसका मतलब ए का वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी 5 असाइन कर दिए हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, जैसे आपको दिखा दिया गया, तो पहले ही बताए थे इसके पिछले, अगर आप नहीं देखें पहला वीडियो तो इसका पहला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से प्री डिफाइंड वैल्यू हो जाता है हमारा। अगर ए इक्वल टू 5 दे देते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम में इस चीज़ को, अगर इसको हम चेंज नहीं करते हैं किसी भी कंडीशंस के द्वारा, तो पूरे प्रोग्राम में ए इक्वल टू 5 ही वैल्यू रहता है। फिर पाउंड साइन, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हेडर का, तो वहाँ देखिए हैज़ इंक्लूड, इस पाउंड साइन का यूज़ करते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। फिर एक डबल साइन होता है जो कि पाउंड साइन, इट यूज टू ऑपरेटर्स टू परफॉर्म टोकन रिप्लेसमेंट। जब हम किसी टोकन को रिप्लेस करना चाहते हैं कोई टर्म को, तो उसमें हम डबल पाउंड साइन का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटर, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसी से हम रिलेटेड अब हर क्लास में कुछ क्लास तक प्रोग्राम को करेंगे, और तब तक इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे पहला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉडुलस, और ये हमारा हुआ अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है इक्वल टू, ये इक्वल टू जैसे अभी बताए थे कि इक्वल टू 5 होता है, तो ये असाइन वैल्यू हो गया कि ए का वैल्यू 5 है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो सिंबल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इसका प्रोग्राम में किस तरह यूज़ करेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाए, अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करने जाते हैं। फिर रिलेशनल ऑपरेटर है ए लेस देन बी, जैसे बताए थे कि अगर ए का वैल्यू 5 है, बी 6 है, तो ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ये सब सिंबल है कि जो हम रिलेशनल ऑपरेटर के दो टर्म के बीच में रिलेशन बताता है कि या तो उससे छोटा है या बड़ा है, या बड़ा है इक्वल है उसके, जैसे कि A5 हो गया B5, तो वो इक्वल टू में आ गया। A5 B6 तो नॉट इक्वल टू है। तो ये हमारे दो टर्म के बीच में रिलेशन बताता है। फिर हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। पहला लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। एंड का जैसे कि हम देख सकते हैं कि एंड का कहाँ यूज करते हैं पॉइंटर्स में, जैसे कि हम ए को वैल्यू दे देते हैं 5, इसको देखिए इसके प्रोग्राम में बहुत ही अच्छे यूज आने वाले हैं हमारे पास। बी को वैल्यू देते हैं 6, और एक टर्म और ले लेते हैं सी को देते हैं 7। इसके बाद देखिए कि एक हम कंडीशन लिखते हैं ए लेस देन बी, और हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर देते हैं, और यहाँ पे देते हैं बी लेस देन सी। हैंड राइटिंग दोस्तों वैसे ही मेरा ख़राब है, और इसमें लिखना तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत हो रही है। ए 5 है, बी 6 है, तो ए लेस देन बी, तो ये हमारा टर्म सही है। फिर है बी लेस देन सी, बी 6 है, सी 7 है, तो बी सी से छोटा है, ये भी ट्रू है। दोनों कंडीशन जब हमारा ट्रू होता है तब एंड ऑपरेटर हमें सही देता है। अगर इसमें से जैसे कि अगर हम ए का वैल्यू 6 ले लेते हैं और बी को हम 5 ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है कि ये हमारा 0 हो जाता है। ए लेस देन बी नहीं, ए बड़ा है बी छोटा है, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, तो इसको हम 0 वैल्यू देते हैं और ये हमारा टर्म सही रहता है, तो हमारा आउटपुट आ जाता है 0। इसका मतलब हुआ कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है
तब तक हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमको आउटपुट ट्रू नहीं देता है। और यही चीज़ अब जब हम और कंडीशन की तरफ जाते हैं, तो इसको हाँ, अब हम देखते हैं दूसरा लॉजिकल और ऑपरेटर और क्या करता है। इसका भी सेम कंडीशन है कि अगर हम a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 7 देते हैं और एक कंडीशन लिखते हैं, फिर वही कंडीशन आता है हमारा कि a लेस देन b और b लेस देन c। तो देखिए a लेस देन b सही है हमारा कि a छोटा है b से, इस तरह इसका कंडीशन 1 हो जाएगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जब कंडीशन ट्रू रहता है तब हम उसे 1 असाइन करते हैं, और जब हमारा कंडीशन फॉल्स रहता है तो हम उसे 0 असाइन करते हैं। इस पर मैं अगले क्लास में अच्छे से इसे डिफाइन करूँगा कि ट्रू और फॉल्स क्या होता है। मुझे अभी कर देना था लेकिन मैंने इस पर नहीं बनाया है पीपीटी। अगले क्लास में इस पर पीपीटी अच्छे से बनाकर ट्रू और फॉल्स पर आप लोगों को ज़रूर दे दिया जाएगा और इसे समझा भी देंगे। अब बी लेस देन सी, ये भी सही है, ट्रू, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। अगर यही चीज़ उल्टा रहता, ए 6 रहता, बी 5 रहता, तो ये हमारा कंडीशन क्या होता है, ए लेस देन बी, ये कंडीशन हमारा हो जाता। रुकिए, इंक कलर हम बदल लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं ब्लू। हाँ, जैसे ये अगर हमारा 6 रहता, ये हमारा 5 रहता, तो हमारा कंडीशन ये क्या हो जाता कि ये 0 हो जाता और ये 1 रहता, फिर भी हमारा आउटपुट आता 1। क्योंकि और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर हमारा ट्रू है तब हमारा आउटपुट 1 आएगा, और यही अगर हमारा कंडीशन फिर दोनों 0 हो जाता, अगर यहाँ पर हम ये 4, सॉरी ये कलर तो आपको शायद मिल जा रहा है इसमें, तो फिर हम एक देखते हैं कलर, आइए देखते हैं इसमें हम कलर एक हमारा देख लेते हैं कि इंक कलर लेते हैं, इसमें ग्रीन ले लेते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, तो हमारा तीनों कंडीशन ए बी से बड़ा हो जाता है तो ये भी 0 हो जाएगा, बी सी से बड़ा है तो ये भी 0 हो जाता है। इसी कंडीशन में हमारा आउटपुट 0 आएगा, वरना हर एक कंडीशन में जब दोनों कंडीशन गलत रहेगा तभी हमारा आउटपुट 0 आएगा या फॉल्स आएगा। अब हम देखते हैं अगले तरफ लॉजिकल नॉट। जैसे कि अगर ए का वैल्यू अगर हम 1 असाइन कर दिए हैं कि ए का कंडीशन अगर ट्रू आ रहा है और उसको लॉजिकल नॉट असाइन कर देते हैं, नॉट ए, तो उसका वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। जैसे कि आपको हम यहाँ बताते हैं कि पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, कहाँ गया हमारा पेन, ये रहा पेन। अब देखिए जैसे कि ए का वैल्यू हमारा है 0, ये वैल्यू हमारा फॉल्स है हमारा आउटपुट। अगर इसमें हम नॉट ए लिख देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, जस्ट इसको अपोजिट कर देता है। अगर ये फॉल्स है तो ये हमारा ट्रू कंडीशन हो जाएगा। यही काम है लॉजिकल नॉट का। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड। ये बिटवाइज एंड क्या होता है, ये इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पहले ये, हाँ, पॉइंटर पेन ले लेते हैं हम, पहले इंक कलर रेड कर लेते हैं जो आपको साफ साफ दिखे। हाँ, बिटवाइज एंड क्या होता है, ये होता है ए एंड बी। जैसे ए का वैल्यू अगर हम 5 देते हैं और बी का वैल्यू 6, तो ये 5 को लिखेगा ऐसे 1 0 1, ये का इसका मतलब होता है 2 का पावर 0, 2 का पावर 1। इस आधार पे इसको हम बांटते हैं, लेकिन 5 हुआ हमारा और ये हुआ 2 का पावर 2। तो अब देखिए 5, ये 2 पावर स्क्वायर क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1, किसी के पावर 0 1 होता है।
अब 5 लिखना, तो ये और ये कंडीशन हमारा 1 हो जाएगा, इसका हमारा कोई यूज नहीं है। फिर बी का वैल्यू 6, 4 + 2 6, इसका मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हमको मुझे एंड कंडीशन लगाना है इस दोनों के बीच में, तो 1 0 0 0 1 0 1 1 1। मैंने पहले ही बताया था जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता एंड में तब तक हमारा आउटपुट 0 आएगा। इस जगह पे हमारा दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो हम आउटपुट 1 लाए। तो इसको जब हम एंड कंडीशन लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ये हमारा देखिए ये 4 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, और 4 का कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 4। ए एंड बी का हमारा आ जाएगा 4। इसी तरह से जब अब आगे देखते हैं बिटवाइज और कंडीशन, अगर ये जैसे कि ये तो आपको पता चल गया कि 1 0 1 और 1 1 1, इसको अगर हम 1 और कंडीशन लगाएंगे तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जब तक दोनों कंडीशन 0 नहीं हो जाता तब तक हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो 1 1 1 0 1 1 1 1 1, इसका क्या मतलब हो गया 4 2 1, तो 4 2 6 और 7, यही अगर ए और बी रहा तो इसका आउटपुट हमारा 7 आ जाएगा। फिर देखते हैं बिटवाइज नॉट, जो पहले आपको मैंने लॉजिकल नॉट में बताया था कि अगर 0 वैल्यू है तो उसका 1 और 1 का वैल्यू 0 बदल देता है या। इसके बाद आता नॉर, ये जस्ट अपोजिट होता है और का। यहाँ जैसे कि इसमें हम नॉर में क्या करेंगे देख लीजिए एक बार, सॉरी आज का वीडियो शायद बहुत ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। जैसे कि देखिए बिटवाइज नॉर में क्या होता है, अगर हमको दो टर्म जोड़ना है 1 0 1 को और 1 1 1, तो हम जस्ट इसमें और का उल्टा कर देंगे। 1 और 1 और में 1 होता था, इसको हम 0 लिख देंगे। फिर 0 1 1 होता था और में, इसको हम 0 लिख देंगे। 1 1 1 होता था, इसको भी हम 0 लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो बिटवाइज नॉर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 वैल्यू। फिर ये कंडीशनल ऑपरेटर है कि जिसमें 3 कंडीशन रहें तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर, इसको शायद जब हम प्रोग्राम करते जाएँ तो शुरुआत के 2-3 क्लास में इस कंडीशनल ऑपरेटर को भी हम जरूर देख लेंगे। फिर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस ए। इसका यूज हम जब प्रोग्राम में किसी टर्म को जैसे बढ़ाना है, जैसे कि ए का वैल्यू हम 5 दे दिए हैं, अब हमको इसको इंक्रीमेंट करना अगले टर्म के लिए, तो हम प्लस प्लस 5 लिख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा ए का वैल्यू जब हम अगले बार लेंगे तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। और एक टर्म होता है हमारा 5 प्लस प्लस, ये जब हम ए का वैल्यू ले रहे हैं, सॉरी प्लस प्लस 5 में जब हम ए का वैल्यू ले रहे हैं तो हमें वैल्यू 6 मिलेगा, लेकिन जब फर्स्ट टर्म में 6 मिलेगा। लेकिन जब 5 प्लस प्लस ले रहे हैं तो पहले ए का वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगा, फिर अगले टर्म में जब ए का वैल्यू हम लेंगे तो हमें 6 मिलेगा, क्योंकि प्लस प्लस हमेशा 1 इंक्रीमेंट कर देता है टर्म में। उसी तरह माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो हमारा वैल्यू 1 से घटा देता है। और जितने भी ऑपरेटर अभी हम देखे हैं सब पर हम एक एक प्रोग्राम या 2-2 प्रोग्राम करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू गैस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू गैस।